15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वादा था कि लोकतंत्र ही इस मुल्क की रीढ़ होगा, मगर आज लोकतंत्र पर ही सवाल है, चुनावों पर सवाल है और सबको लगता है कि मोदी सत्ता ने संवैधानिक संस्थाओं के जरिए लोकतंत्र को हैक कर लिया है। महादेवपुरा विधानसभा की वोटर लिस्ट के फर्जीवाड़े ने कर्नाटक में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जो दिल्ली में बैठे केजरीवाल और उसके मुखिया ज्ञानेश कुमार की नींद उड़ा सकता है। कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को नई ताकत देने का फैसला किया है और इसी के साथ एक नई जंग की शुरुआत होने जा रही है। केंद्र का चुनाव आयोग बनाम राज्य का चुनाव आयोग। जी हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो ज्ञानेश कुमार की साख का मिट्टी में मिलना तय है। माफ करिएगा, इनकी साख तो पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है, अब साख का समापन तय है। सवाल यह है कि कर्नाटक सरकार का बैलेट पेपर पर वापस लौटने की जिद और नई वोटर लिस्ट बनाने का फैसला भारत के लोकतंत्र को नया जीवन देगा या मोदी सत्ता और संस्थानों के बीच जूतम पैजार बनकर रह जाएगा। याद रखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी केंचुआ के खिलाफ ईवीएम के मुद्दे पर मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि हरियाणा के एक छोटे से पंचायत चुनाव की जब सुप्रीम कोर्ट में रिकाउंटिंग हुई तो मामला पलट गया और यह इस बात का सबूत था कि भारत का लोकतंत्र सत्ता की जेब में है। केंचुआ ईमानदार नहीं है, ईवीएम पर सवाल है और यह कहानी सिर्फ कर्नाटक की नहीं, 543 लोकसभा सीटों और हजारों विधानसभाओं की है। बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन वैली है जहां तकनीकी का डंका बजता है, मगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी का अड्डा करार दिया और सबूतों के साथ साबित कर दिया कि बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हैं और यह वो इल्जाम था जिसने कर्नाटक की सियासत में आग लगा दी। नेता प्रतिपक्ष ने इसे भयंकर चोरी कहा और यह भी आरोप लगाया कि इसी वोट चोरी के जरिए मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। कुछ ही दिनों बाद बिहार में राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है और इतने गंभीर आरोपों के बावजूद केंचुआ ने जनता का भरोसा बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, बल्कि तोड़ने वाले काम किए, धमकाने लगा। 5 सितंबर 2025 को कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब से राज्य के सभी स्थानीय निकाय चुनाव, चाहे ग्राम पंचायत को हो या तालुका के हो या फिर जिला पंचायत और नगर निगम के हो, सारे चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने 2 कह दिया कि ईवीएम की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और पेपर बैलेट से ही जनता का भरोसा लौटाया जा सकता है। मगर सिद्धरमैया और डी.के. शिवकुमार की जोड़ी सिर्फ यहीं तक रुकने वाली नहीं थी। उसने राज्य चुनाव आयोग को नई ताकत देने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इससे राज्य चुनाव आयोग को नई वोटर लिस्ट तैयार करने की ताकत मिलेगी, साथ ही मौजूदा लिस्ट में संशोधन और जरूरत पड़ने पर पूरी तरह से नई वोटर लिस्ट बनाने का अधिकार भी होगा। याद रखिए, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और बिहार तक वोटर लिस्ट पर ही बवाल मचा हुआ है। डेक्कन हेरल्ड ने लिखा कि जल्द ही इस अध्यादेश को मंजूरी मिलने की उम्मीद है और सिद्धरमैया सरकार कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायती राज एक्ट 1993, ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस एक्ट 2024 और नगर निगम एक्ट 1976 में संशोधन करेगी। सवाल यह है कि बैलेट पेपर और राज्य चुनाव आयोग को नई वोटर लिस्ट बनाने की ताकत देने से क्या बदलेगा? तो पहली बात यह है कि ये सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार के केंचुआ को यह बताना है कि हमें तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। दूसरी ये कि बैलेट पेपर की वापसी ईवीएम पर उठ रहे सवालों को और हवा देगी। अगर कर्नाटक में स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं तो क्या बाकी राज्य ये विकल्प नहीं आजमाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो ईवीएम का एक छत्र राज खत्म होना शुरू हो जाएगा। दिल्ली से चलने वाला चुनाव आयोग सड़क पर आ जाएगा। जनता कहेगी कि पंचायत चुनाव अलग हो रहा है, लोकसभा का चुनाव अलग हो रहा है, दोनों का नतीजा अलग अलग कैसे है? ये कौन सा संघीय ढांचा है? मगर यही तो संविधान की ताकत है और उस ताकत को कर्नाटक की सरकार इस्तेमाल कर रही है। तीसरी बात कि राज्य चुनाव आयोग को नई वोटर लिस्ट बनाने की शक्ति देना ज्ञानेश कुमार की एक छत्र सत्ता को चुनौती देगा। अभी तक विधानसभा और लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट दिल्ली में बैठा केंचुआ तैयार करता था और स्थानीय निकाय चुनाव भी उसी लिस्ट पर होते थे, लेकिन राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि केंचुआ की लिस्ट में फर्जीवाड़ा है। तो सवाल अब ज्ञानेश कुमार की साख का है, केंचुआ की साख का है। 70 साल के चुनाव आयोग के इकबाल को बचाने का है, क्योंकि केंचुआ का दावा है कि ईवीएम टेम्पर प्रूफ है, उसमें छेड़छाड़ मुमकिन नहीं। मगर जब एक राज्य सरकार खुलकर ईवीएम पर सवाल उठा रही है, बैलेट पेपर की वकालत कर रही है, तो इसे क्या माना जाए? ज्ञानेश कुमार अब क्या करेंगे? क्या वो कर्नाटक सरकार के फैसले को चुपचाप स्वीकार करेंगे या फिर मोदी सत्ता के साथ मिलकर इसे कोर्ट में चुनौती देंगे या फिर वहां से और बड़का अध्यादेश लेके आया जाएगा? और ऐसा होता है तो संघीय ढांचे और राज्यों की शक्ति का मामला फिर से कोर्ट पहुंचेगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने साफ कहा कि
फैसला सिर्फ स्थानीय चुनाव के लिए है, लेकिन बीजेपी इसे वोट चोरी का सबूत बता रही है। बीजेपी नेता विजेंद्र ने कांग्रेस को चैलेंज करते हुए कहा कि वो अपने विधायकों और सांसदों का इस्तीफा दिलवा के बैलेट पेपर से चुनाव लड़ने को कहें। मगर सवाल यह है कि बीजेपी इतनी बौखलाई काहे है? अगर ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती तो फिर बैलेट पेपर से भी क्या दिक्कत है? उसमें कौन सी छेड़छाड़ है? सब कुछ सीसीटीवी की निगरानी में कराओ और जांच करते रहो। दरअसल कर्नाटक का अध्यादेश लागू हो जाता है और जनता इसे स्वीकार लेती है तो ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो सकता है और हर जगह डिमांड शुरू हो जाएगी। और ईवीएम को लेकर पूरे देश में लगातार सवाल उठते रहे, मगर केंचुआ ने कभी माना नहीं कि इसमें कोई गड़बड़ी हो भी सकती है। लेकिन जब हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लखू गांव में तकरीबन 3 साल पहले हुए एक पंचायत चुनाव के नतीजे ने ईवीएम की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा कर दिया, इस छोटे से चुनाव में ईवीएम से हुई वोटिंग के नतीजे पर सवाल उठ गए और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट की रिकाउंटिंग का आदेश दिया और नतीजा वही हुआ जिसका संदेह था। जो उम्मीदवार जीता हुआ था वो हार गया, जो हारा था वो जीत गया। सवाल यह है कि अगर एक छोटे से पंचायत चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी हो सकती है, 3 साल तक छुपाई भी जा सकती है, तो क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं हो सकता? और अगर हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ करता क्यों नहीं? हरियाणा का ये केस कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे के लिए ईवीएम को चैलेंज करने का ठोस सबूत बन गया है। सिद्धारमैया सरकार में आईटी मंत्री प्रियांक खरगे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ईवीएम और वीवीपैट की ऑडिट की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आईआईएससी, आईएम बेंगलुरु और एनआईटी कर्नाटक जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर ईवीएम की जांच हो। मगर खड़गे की डिमांड सिर्फ ईवीएम की ऑडिट तक सीमित नहीं है। उन्होंने 3 दिसंबर 2024 को केंचुआ को लेटर लिखकर एक एथिकल हैकाथॉन की मांग की थी ताकि ईवीएम और वीवीपैट की पूरी प्रक्रिया की जांच हो, और इस मांग को फिर से उठाया है। मगर ज्ञानेश कुमार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग की यह चुप्पी उसकी नाकामी का सबूत है, और क्या मुंह बंद करके हुजूर बच जाओगे? और अगर नहीं तो क्या ये इस बात का संकेत है कि केंचुआ पूरी तरह से गुलाम बन चुका है? क्या उसे डर है कि ईवीएम की जांच चुनाव चोरी का पूरा खेल पकड़ लेगी और बीजेपी के 50 साल राज करने का सपना टूट जाएगा? बावजूद इसके चुनाव आयोग अब पूरी तरह घिर गया है। वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा, ईवीएम पर सवाल और बैलेट पेपर की मांग। इधर बिहार में जो हो रहा है वो वोटर लिस्ट का सफाया नहीं बल्कि सत्ता के इशारे पर अलग खेल का आरोप है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बिहार की 142 विधानसभा सीटों पर 5 लाख से ज्यादा फर्जी वोटरों का खुलासा किया है। बिहार की जाले और मधुबन जैसे क्षेत्रों की जमीनी जांच में सैकड़ों डुप्लीकेट वोटर मिले हैं। जाले में बीजेपी के 2 बार के विधायक जिबेश मिश्रा का दबदबा है। मगर 20 साल की वोटर ज्योति की कहानी ने ज्ञानेश कुमार की पोल खोल दी है। ज्योति देवी के नाम पर 2 वोटर आईडी हैं। दोनों में नाम, रिश्तेदारों के नाम और उम्र लगभग एक जैसी है, बस पता और फोटो अलग है। मगर हैरानी की बात यह है कि ज्योति पिछले 6 महीने से बिहार में रहती ही नहीं। दिल्ली में मजदूरी करने गई ज्योति और उनके पति मोनू कुमार मिश्रा का जाले में टिन का घर खाली पड़ा है। ज्योति के रिश्तेदार पप्पू मिश्रा ने कहा कि जब बूथ लेवल ऑफिसर वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए आए तो उन्होंने ज्योति के कागज दिए थे, मगर पप्पू ने 2 अलग अलग फॉर्म नहीं भरा था। फिर भी केंचुआ ने ऑनलाइन डेटाबेस में ज्योति की 2 वोटर आईडी कैसे दर्ज कर दी? और अगर ज्ञानेश कुमार का सॉफ्टवेयर इतना हाईटेक है तो ये डुप्लीकेटी बच कैसे जाती है? जाले के ही मिथिलेश कुमार की कहानी इस घपले का एक और नमूना है। 32 साल के मिथिलेश ने अपने पिता का घर छोड़कर अपने ननिहाल में खेती शुरू की और जब बीएलओ घर आए तो उन्होंने ननिहाल में वोटर बनाने के लिए कागज दिया, मगर उनकी पुरानी वोटर आईडी जो पिता के घर के पते पर रजिस्टर थी वो वोटर लिस्ट से हटाई नहीं गई। अब उनके पास 2 वोटर आईडी है। तो बिहार में काहे का ऐसा यार हो रहा है भाई? मिथिलेश का कहना है कि उन्होंने तो राशन कार्ड से भी अपना नाम हटवा दिया था, फिर वोटर लिस्ट में 2 जगहों पर नाम कैसे आया? जाले की कहानी तो बस शुरुआत थी। मधुबन में तो गजबे हो गया। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने यहाँ 6000 से ज्यादा संदिग्ध डुप्लीकेट वोटरों की पहचान की और इनमें से 600 की जमीनी तौर पर जांच की गई है। नतीजा, सैकड़ों वोटरों के पास 2 वोटर आईडी। कुछ में तो एक ही फोटो है तो कुछ में एक ही शख्स की अलग अलग तस्वीरें। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ मामलों में औरतों की वोटर आईडी पर मर्दों की फोटो चिपकाई गई है, यानी लिंग परिवर्तन कर दिया केंचुआ। बावजूद इसके कि चुनाव आयोग का दावा है कि उसने 7 लाख डुप्लीकेट्स हटाए हैं, तो ये सैकड़ों मामले बच कैसे गए? कहो केंचुआ। और अगर मधुबन और जाले में इतनी गड़बड़ियां हैं तो बिहार की 142 सीटों पर 5 लाख से ज्यादा डुप्लीकेसी का आंकड़ा क्या आसमान से टपका है? क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि चुनाव आयोग का एसआईआर पाखंड है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि बिहार जैसे राज्यों में डुप्लीकेट वोटरों की अंडरग्राउंड इकोनॉमी चलती है। सत्ताधारी दल के विधायक प्रशासन के साथ मिलकर फर्जी वोटर बनवाते हैं। सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार को इस इकोनॉमी की भनक भी है? और अगर है तो वो इस पर चुप काहे हैं? अरे राहुल गांधी को धमकाने से बढ़िया
बढ़िया अपने अधिकारियों को धमकाओ भाई। दरअसल बिहार की 142 सीटों पर 5 लाख से ज्यादा संदिग्ध डुप्लीकेट वोटरों का आंकड़ा कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। इसमें 1 लाख से ज्यादा मामले ऐसे हैं जहां नाम, रिश्तेदार के नाम, उम्र सब एक जैसे है, बस पता अलग है। 40,000 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जो और भी गंभीर हैं। ये एक ही बूथ या आसपास के बूथों में एक ही शख्स के 2 बार नाम होने का मामला है। मधेपुरा में 9,411, सिंहेश्वर में 8,416, पारू में 7,355 और बिहारीगंज में 7,103 डुप्लीकेट्स। सवाल यह है कि क्या ICAI का सॉफ्टवेयर इतना कमजोर है कि वो इन आसान मामलों को भी पकड़ नहीं सका, या फिर ये जानबूझकर की गई चूक है या षड्यंत्र है। दावा है कि बिहार में कई लोगों के नाम और रिश्तेदारों के नाम एक जैसे होते हैं, ठीक है, ये भी मान लिया, मगर जब फोटो भी एक ही शख्स की है तो ये कौन सा बहाना चलेगा? क्या बिहार में एक ही चेहरे के कई लोग रहते हैं? शुद्धिकरण एजेंडे का क्या होगा और केंचुआ महामानव को क्या मुंह दिखाएगा? इस बीच 9 सितंबर 2025 को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश की। इसमें फर्जी खबरों को लोकतंत्र के लिए खतरनाक करार दिया गया है और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 4 PM की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि संसदीय समिति ने इस तरह के दुष्प्रचार, फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से महिलाओं, बच्चों के न्यूज, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स पर एजेंडा चलाने वाले लोगों के लिए कड़े नियम और सजा के प्रावधान और प्रतिबंध लगाने की रिपोर्ट पास कर लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। ये दुबे जी के शब्द हैं, मगर उन्हें शिकवा है कि संसद अभी चल नहीं रही है। फिर भी वे भारत को बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड नहीं बनने देंगे और कोई भी न्यूज वास्तविक होनी चाहिए। अगर आप निशिकांत दुबे के ट्वीट को ही पढ़ लीजिए ना, तो साफ है कि यूट्यूब पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है, यानी फेक न्यूज के नाम पर अपनी आलोचनाओं और अपनी पोल खोलने वालों को दबाना है। वरना जो लोग खुद ही फेक न्यूज के प्रोड्यूसर हैं, जो पैसा देके गाली वाली फैक्ट्री पैदा करते हैं, जो खुद ही दिन रात झूठ बोलते हैं, निशिकांत दुबे, उनको भला क्या पड़ी है फर्जी खबरों को दबाने की? सवाल यह है कि जब फर्जी खबरें इतना बड़ा खतरा है तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय अब तक चुप क्यों था? और अगर समिति को अब जाकर इसकी गंभीरता समझ आई है तो क्या IT सेल पर भी शिकंजा कसेगा भाजपा IT सेल, अमित मालवीय? और सबसे पहले तो निशिकांत दुबे अपने झूठ बोलना बंद करें, गलत तथ्य प्रस्तुत करना बंद करें और देश के चीफ जस्टिस को भारत भर में हो रहे गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार बताना बंद करें। पहले अपना झूठ साबित करें, क्योंकि फेक न्यूज और अफवाह फैलाने में तो इस सत्ता को महारत है। और अमित शाह तो खुलकर स्वीकार कर चुके हैं कि वे किसी भी मैसेज को लाखों लोगों तक सेकंडों में पहुंचा सकते हैं। निशिकांत दुबे की कमेटी ने प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस में अनिवार्य फैक्ट चेकिंग यूनिट और इंटरनल लोकपाल की मांग की है। सवाल यह है कि जब छोटे मीडिया हाउस पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, यूट्यूब पर किसी तरह पत्रकारिता कर रहे हैं, तो वे कहां से इतना फंड लाएंगे कि दर्जनों लोगों को नौकरी दे सकें? क्या ये सत्ता से सवाल कर रहे यूट्यूब चैनलों को बर्बाद करने की साजिश है, उन्हें रोकने की साजिश है? और जब सत्ता के इशारे पर गोदी मीडिया रातों रात कराची और इस्लामाबाद पर कब्जा करा देती है तो उनका क्या होगा? पहले उनको बंद करो, तब इसके बाद बतियाओ। उन एंकरों का क्या होगा जो हर रोज सत्ता के इशारे पर प्राइम टाइम डिबेट करते हैं, देश में जहर फैलाते हैं? क्या ये रिपोर्ट सिर्फ सत्ता से सवाल करने वाले लोगों को सीधा करने के मकसद से पेश की गई है? तो सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी नेपाल में क्या हुआ है। ओली सरकार ने अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराने को कहा था और जब ऐसा नहीं हुआ तो बैन लग गया, और बैन के बाद जो हुआ वो दुनिया जानती है। ओली का ओले ओले हो गया। हालांकि हम भारत हैं, हम गांधी का देश हैं, हम नेहरू पटेल का देश है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। हम शांति से सिस्टम को सही करना जानते हैं। मगर निशिकांत दुबे जैसे लोग चाहते हैं कि फर्जी खबरों के लिए संपादकों, कंटेंट हेड, मालिकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार ठहराया जाए। दुबे वाली कमेटी की सिफारिश है कि मौजूदा कानूनों में बदलाव किया जाए और फर्जी खबरें छापने और दिखाने पर सजा सख्त की जाए, भारी जुर्माना लगाया जाए। याद रखिए कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने IT नियमों में बदलाव को अनियंत्रित शक्ति करार दिया था। तो क्या निशिकांत दुबे वाली संसदीय समिति की सिफारिशें भी उसी रास्ते पर नहीं चल रही हैं? और क्या ये रिपोर्ट कोर्ट के फैसले से नहीं टकराएगी? अगर हाँ, तो क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला नहीं है? जबकि अमृतकाल का सच यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 की रिपोर्ट ने भारत को मिस इन्फॉर्मेशन और फर्जी खबरों का गढ़ बताया था। सोचने वाली बात यह है कि जिस देश का प्रधानमंत्री आए दिन झूठ बोलता है, जब भी मुंह खोलता है 2-4 झूठ फेंक के जाता है, उस देश में फेक न्यूज का क्या आलम होगा? जिस देश में संगठित तरीके से मीडिया बनाई गई हो झूठ फैलाने के लिए, वहां फेक न्यूज का क्या होगा? और अब 11वें साल में इनको याद आ रहा है कि फर्जी खबरों से निपटना है, पहले अपने फर्जीवाड़े से निपट लो। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर 2025 को दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार के खिलाफ 2001 के जालसाजी और आपराधिक धमकी के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। नीरज कुमार 2013 में रिटायर हुए थे और उस वक्त CBI में ज्वाइंट डायरेक्टर थे, जबकि शीश राम सैनी ने 2001 में और विजय कुमार अग्रवाल ने 2004 में नीरज और उनके क्राइम पार्टनर विनोद कुमार पांडे के खिलाफ शिकायत की थी। सैनी ने दरअसल दस्तावेजों की जालसाजी का इल्जाम लगाया था, जबकि अग्रवाल
केजरीवाल ने कहा था कि विनोद पांडे ने नीरज कुमार के इशारे पर उन्हें धमकाया था। सवाल यह है कि जब सीबीआई जैसे बड़े संस्थानों के अफसरों पर इतने गंभीर इल्जाम हैं तो 24 साल तक जांच क्यों नहीं हुई। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने कहा कि जो लोग जांच करते हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए ताकि सिस्टम पर जनता का भरोसा बना रहे। ऐसे तो 2024 के चुनाव को लेकर केंचुआ की भी जांच होनी चाहिए, काहे मिलाड। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एसीपी से नीचे वाली रैंक के अफसर से जांच कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने से नीरज कुमार या पांडे के अधिकारों का हनन नहीं होगा, वे जांच में हिस्सा ले सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। अगर जांच में कुछ नहीं मिला तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होगी और अगर चार्जशीट दाखिल हुई तो उनके पास कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार भी है। मगर सवाल यह है कि 24 साल तक जांच को क्यों दबाया गया और अब अचानक से जांच का ख्याल कहां से आया, क्योंकि कोर्ट ने खुद कहा कि 2000 में अपराध हुआ, अब तक बिना जांच के पड़ा है और ये न्याय का मजाक है। बाकी तो भारत महान है, ये है, आप जानते ही हैं। इस मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, खासकर केंचुआ के मामले पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।